नमस्कार साथियों। साथियों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में समझाना चाहता हूँ। समझ लीजिए कि हम कहीं दूर दराज पहाड़ियों में या जंगलों में गए और हमारे पास एकदम सस्ता वाला मोबाइल है। तो ये जो मोबाइल है ये रेंज को रिसीव नहीं कर पाता, कवरेज के अंदर नहीं आता। और वही उसी जगह पर अगर थोड़ा महंगा वाला मोबाइल हम यूज़ करते हैं तो वो उतनी रेंज को कवर करने के लिए सक्षम रहता है। और ये अनुभव हमें प्रायः आता है दोस्तों, आप लोगों ने भी लिया होगा। बस इसी तरह ये जो ग्रह, तारे, नक्षत्र और ब्रह्मांड का प्रभाव हम पर पड़ रहा है, ये सेम प्रोसेस को समझ लीजिए। बिल्कुल इसी तरह 100% ऐसा ही प्रभाव ग्रह तारे हम पर करते हैं। अब वो कैसे करते हैं देखिए। पूर्व जन्मों के कर्मों से हमारे अहंकार की परत बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है और उस कारण उस वक्त जो ग्रह स्थिति हमारी मरते वक्त बनती है, उस ग्रह स्थिति की वजह से अब जब हम फिर से जन्म लेते हैं तब हमारे पत्रिका में कोई घर बलवान रहता है, कोई घर कमज़ोर हो जाता है, कोई ग्रह बलवान हो जाता है, कोई ग्रह कमज़ोर हो जाता है। और ये हमारे पूर्व कर्मों की वजह से होता है। इसलिए इस टाइम, इस वक्त हमें इसमें थोड़ा सा भी दखल अंदाजी करने का कुछ भी मौका नहीं मिलता। तो दोस्तों, बस ये प्रोसेस की वजह से कुंडली में कुछ ग्रह या कुछ हाउसेस हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। उतनी मात्रा में हम वो कुंडली का वो हाउस हमारे अहंकार के परत की वजह से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता। इस हमारी ग्रह स्थिति को अगर हम बहुत सूक्ष्मता से देखें दोस्तों, तो यह ग्रह स्थिति हमारे ही कर्मों की वजह से बनी है। और हम हमेशा ये हमारा दोष जो है ये दूसरों पर देते रहते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम गलत घर में पैदा हो गए, कभी कभी हम सोचते हैं भगवान हमको हमारे साथ ऐसा छल कपट क्यों करता है। कभी कभी हमें ये लगता है कि हमने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है, कुछ भी तो नहीं किया है, हम तो सब अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है। ये हमेशा हमको लगते रहता है दोस्तों। पर इसमें भगवान का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये सब हमारे ही अपने ही कर्मों की वजह से हम इस ग्रह स्थिति को लेकर इस दुनिया में फिर से आए हैं। तो आज से दोस्तों ये दोष देना बंद कर दीजिए। मेरा घर अच्छा नहीं है, मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ बहुत गरीबी में पैदा हुआ हूँ, या मेरा कुंडली खराब है, मेरे साथ बहुत अन्याय होते रहता है, मेरे साथ मेरे पिता ने बहुत अन्याय किए हैं, मेरे साथ मेरे बॉस ने बहुत अन्याय किए हैं। ये सब में कोई अर्थ नहीं है दोस्तों। ये सब चीज़ें जो है ये हम पहले ही करके आए हैं। ये सब पहले का ही रिजल्ट है जो आज हम प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों, हमें अपने कर्म स्वातंत्र के ऊपर भी थोड़ा विचार करना चाहिए। अगर हम हमारे कर्म स्वातंत्र के ऊपर थोड़ा सा सीरियस होके विचार करें तो हमारे समझ में ये आएगा कि ठीक है कि हमारी कुंडली खराब है, या हमारे कुंडली में कुछ अच्छे योग नहीं है, या ग्रह स्थिति ठीक नहीं है, जो कुछ भी है, पर उसके बावजूद कुछ उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। ऐसे ही हम सबका सब पूरे के पूरे ग्रह किसी के खराब नहीं होते, और कोई ऐसा सभी ग्रह खराब होके यहाँ पैदा हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ बातें उसमें की पॉजिटिव होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिसमें बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिविटी भरी पड़ी है, पर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो लॉ ऑफ कर्मा की वजह से हमारे जीवन में यह ग्रह स्थिति आई। तो इसी लॉ ऑफ कर्मा की वजह से अब इस वर्तमान क्षण से हम उस ग्रह स्थिति को या उस हमारी अवस्था को
बदलने की कैपेसिटी भी प्रकृति ने हमें दी हुई है। जन्म पत्रिका में सभी ग्रह खराब नहीं होते, और जितने भी ग्रह थोड़े बहुत भी अगर अच्छे हैं तो उतने ही हमारी अवस्था को बदलने के लिए काफ़ी है। तो सबसे पहले तो ये ठहरा लेना है कि जो भी हमें प्राप्त है परिस्थितियाँ, उसमें से हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो लॉ ऑफ कर्मा का नियम अगर हम गहराई से इस पर लागू करें तो ये हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त करके कुछ कुंजियाँ खोल के रखी है, वो हमें देकर चले गए हैं। बहुत पुरातन ज़माने से यह परंपरा चलते आई है। बीच के कुछ वर्षों में हम इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं रख पाए, पर अगर हम उस जानकारी की तरफ ध्यान दें तो हमें ऐसी कुछ कुंजियाँ प्राप्त हो सकती है कि जिससे हम अपना वक्त, अपनी किस्मत, अपना सब कुछ बदल सकते हैं। इस प्रकृति के प्रोसेस को अगर हम वैज्ञानिक ढंग से देखें और उस पर श्रद्धा रखें, पहले वैज्ञानिक ढंग से देखकर, समझकर, फिर उस पर श्रद्धा रखकर अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करें तो दोस्तों हम निश्चित अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो दोस्तों हम फिर से उस बुध राहु के जड़ता योग पर वापस विचार करते हैं। पुराणों में कहा गया है, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि बुध बुद्धि की देवता है, और बुध ग्रह से हम तक आने वाले जितने भी इम्पल्सेस है, एनर्जी है, उसको हम हमारे पत्रिका के अनुसार, हमारे पत्रिका में बुध की स्थिति के अनुसार उसके आने वाले इम्पल्सेस को रिसीव कर रहे हैं। दोस्तों बुध का स्वभाव है, वो जिस भी ग्रह के साथ बैठता है, यानी जिसके साथ है, जिस घर में वो है, वो उसी का ही स्वरूप अपने आप में ढाल लेता है। और बुध के साथ अगर राहु है तो राहु के जो इम्पल्सेस है वो उस पर हावी हो जाएंगे, बुध राहुमय हो जाएगा। यानी जो भी इंसान के कुंडली में ये दो ग्रह एक ही घर में है तो उस वक्त बुद्धि के ऊपर राहु का सारा प्रभाव रहेगा। राहु के इम्पल्सेस बुध के ऊपर ज़्यादा प्रभावी रहेंगे। ये बुध राहु का जो कंजंक्शन है ये किस घर में हुआ है, फिर ये किस नक्षत्रों से एनर्जी पास होकर हम तक आ रही है, किस राशि से आ रही है, उसके बाद अब कौन सी दशा चल रही है, आज की स्थिति में ब्रह्मांड में क्या गोचर चल रहा है, और उस गोचर का इस कंजंक्शन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब देखने के बाद ही हम अपने बारे में समझ पाएंगे कि हम हमारे आने वाले समय में कैसे कैसे विचारों में परिवर्तन होने वाला है, हमारे विचारों में कहाँ हमारा कंट्रोल छूटने वाला है और कहाँ हम हावी होने वाले हैं। ये सब हमको दशा से, गोचर से, महादशा से, अंतरदशा से और ग्रहों की स्थिति से, उच्च में है, नीच में है, क्या उसकी अवस्था है, उससे हमें समझ में आ जाएगा। तो ये अगर जानकारी हम अपने बारे में रख पाए तो हमें आगे आने वाले जितने भी इनके पीरियड्स है उस पीरियड्स में हम अपने आप को सचेत कर पाएंगे। बस दोस्तों इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी का मेरे हिसाब से कोई दूसरा महत्व नहीं है। इस प्रोसेस को अगर हम ध्यान से देखें तो तीन बातें हमारे समझ में आती है। इसमें की पहली बात ये कि जन्म पत्रिका में जो ग्रह स्थिति लेकर हम आए हैं, अब इस क्षण तक
या इसके बाद भी हम उसमें कुछ भी दखलंदाजी नहीं कर सकते, उसमें कोई फेर फार नहीं कर सकते। जो स्थिति है बस उसी स्थिति के बाद ही हम आगे क्या कर सकते हैं यही हमको सोचना पड़ेगा। पर जो रिजल्ट हम लेके आए हैं पूर्व जन्म का, हमारी जो मार्क लिस्ट है वो मार्क लिस्ट अब उसमें कोई मार्क बढ़ा नहीं सकते या कम नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहला नियम है और ये नियम लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर यानी कर्म सिद्धांत के ऊपर आधारित है। इस दुनिया के सारे धर्म कर्म सिद्धांत को मानते ही है। ऐसा कोई धर्म इस दुनिया में है नहीं जो कर्म सिद्धांत को नहीं मानता। अब बची दो संभावनाएं। उन दो संभावनाओं में से एक जो हमारे मनीषियों ने ऋषियों ने हमको बताई है वो है प्रकृति जो हमें निरंतर रोज हर क्षण अपने जीवन को बदलने का मौका दे रही है, वो जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो जो दूसरी संभावना है वो ये है कि आकाश में इस वक्त चल रहा गोचर ग्रहों की एक्शन और रिएक्शंस, ये ग्रहों की एक्शन रिएक्शंस को अगर हम समझे तो हम अपने आप को बदलने के लिए बहुत सारा प्रयास कर सकते हैं। और ये प्रयास कैसे करना है ये हमारे ऋषि मुनियों ने हमें निरंतर बताया हुआ है। तीसरी बात है दोस्तों जो हमारे गुरुओं ने हमको बताई वो है दशा, महादशा और अंतरदशा। ये दशा, महादशा, अंतरदशा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ग्रह से आने वाली जो एनर्जी है वो उस पर्टिकुलर ग्रह को ज़्यादा एक्टिवेट करती है। उस ग्रह के अंडर में जो अंतरदशा चल रही है वो भी ग्रह उसमें उतना ज़्यादा एक्टिवेट होता है। तो उस ग्रह के जो इम्पल्सेस आने वाले हैं उस इम्पल्सेस को अगर हम जान पाए तो क्या रिफ्लेक्ट होने वाला है और कैसे हमारे विचार बनने वाले हैं इसका ज्ञान हमें निश्चित तौर पर हो सकता है। तो ये तीन संभावनाएं हमारे पुरातन ऋषि मुनियों ने हमें बताई है। पहली संभावना जो हम मार्क लिस्ट लेके आए हैं जिसमें अभी हम कुछ भी बदल नहीं कर सकते वो है हमारी जन्म पत्रिका। दूसरी संभावना जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है निरंतर चल रहा आकाश का गोचर, जो ग्रह तारे घूम रहे हैं और उसका जो प्रभाव, जो इम्पल्सेस हम रिसीव कर रहे हैं हर क्षण, वो हर क्षण हम अपने आप को बदल सकने में काफ़ी है। और तीसरी है दशा और महादशा, अंतरदशा। तो ये महादशा है, अंतरदशा है, इससे हम समझ सकते हैं कि इतना पीरियड अभी ऐसा होने वाला है, इतना पीरियड ऐसा जाने वाला है। तो उससे हमें एक अंदाज आ जाता है कि अब हमें कैसे अपने कर्मों को बदलना है। तो सोचना ये है दोस्तों, ये सब देखकर, ये सब सोचकर कि हमें अपने आप को कैसे ढालना है। हमारे जागृति का एहसास और किसी भी विषय वस्तु को समझने की समझ, ये दो चीज़ों को प्रज्ञा बोला जाता है। ये जो प्रज्ञा है ये बुध के आने वाले इम्पल्सेस से ही एक्टिवेट होती है। तो ये जो प्रज्ञा का सेंटर हमारे अंदर है वो सेंटर को प्रभावित करने के लिए बुध बहुत कारीगर सिद्ध होता है। अगर हमारे कुंडली के अंदर बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, यानी कि उसकी रिसीविंग कैपेसिटी अगर 100% है तो निश्चित हम बुद्धिमान होंगे, क्योंकि वैसे ही हम रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। तो जैसे हम रिफ्लेक्ट कर पाएंगे वैसे हमारे विचार आगे वाले को प्रभावित करेंगे। तो बुध की स्थिति मजबूत हो गई। पर अगर बुध की स्थिति कमज़ोर है तो उस मात्रा में हमारी बुद्धि उतने जल्दी रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी, उसे कोई भी चीज़ समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर उसके साथ राहु मिल जाए फिर तो देखना ही क्या। राहु मन के भ्रम को बढ़ा देगा,
राहु जो बुद्धि पर हावी हो जाए तो उसे तो कब कहाँ किधर लेके जाएगा कुछ बता ही नहीं सकते। अगर राहु अच्छे है, कुंडली में अच्छे है, तो निश्चित कुछ अच्छा रिजल्ट देंगे। पर अगर राहु का रिसीविंग सेंटर पूरा अच्छी तरह से रिसीव नहीं हो रहा है, कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो निश्चित ही उसका असर भी वैसा ही होगा। उस जातक के विचारों पर सारा असर होएगा, उसके विचार वैसे राहु मिश्रित प्रभाव से रिफ्लेक्ट होंगे। तो मन में बड़े बड़े सपने देखना, बड़े बड़े ख्वाब करना, बिना सोचे समझे कुछ भी फट से सडन कर लेना, एक क्षण में अभी ऐसा है और अभी दूसरी अवस्था में चले जाना, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, बाहर का मुखौटा अलग, अंदर का मुखौटा अलग, और छल के साथ, प्लानिंग के साथ, बेमालूम प्लानिंग के साथ सामने वाले को परास्त कर देना, ये सारे विचार प्रोड्यूस करने का काम ये बुध और राहु की युति चालू कर देगी। अब कौन सा ग्रह कितने अनुपात में एक्टिवेट होता है, इसके ऊपर सारा ये विचारों का खेल है। दोस्तों, हमारे कुंडली में ग्रहों की स्थिति, ग्रहों के कारकत्व, दशा, अंतरदशा, महादशा और आने वाले गोचर के बारे में सारा ज्ञान YouTube के ऊपर अवेलेबल है। इसलिए उस बारे में मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता। YouTube पर बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं, उन सबको आप फॉलो कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आप की कुंडली में अभी क्या ग्रह स्थिति है, कैसा आगे गोचर बनने वाला है, कैसी अभी संभावनाएं हैं, ये सब YouTube पर आपको पता चल जाएगा। इसलिए मैं उस क्षेत्र में बोलना नहीं चाहूँगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो प्रोसेस आप मेरे से समझ रहे हैं, इसको हम अपने कर्मों में कैसे बदलें, इसका हम अभ्यास कैसे करें, इसके ऊपर अगर आप सीरियसली अभ्यास करना चालू करें तो हम अपना वक्त बदल सकते हैं दोस्तों। आज इतना ही। नमस्कार दोस्तों।